दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागोर फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। अगर हम बात करें तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तक का जो सफर है उसको हम आज की क्लास में तय करने वाले हैं। अब इस जो सफर है इसमें हम बातें करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें हम पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को भारत में आएगी। इसके बाद जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे राज्यों के पुनर्गठन को लेकर कुछ आयोग, जिसमें सबसे पहला आयोग है धर आयोग, इसके बाद है जेबीपी समिति, फिर बनेगा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो डॉक्टर फजल अली आयोग की अध्यक्षता में बनेगा, जिसे फजल अली आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। और डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम कि जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, उसके बाद अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक का जो सफर है भारत का, वो हम आज की क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलते हैं साथियों आज के पहले टॉपिक की ओर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपको पता होगा तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, वो घोषणा करेंगे कि 30 जून 1947 तक हम जो भारतीय सत्ता है वो भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। जैसे ये घोषणा करेंगे मुस्लिम लीग इसको अस्वीकार करेगी और मुस्लिम लीग अलग से जो उनकी पहले से ही मांग थी उस पर अड़िग रहती है और अलग से अपने मुस्लिम राष्ट्र की मांग करती है। तब क्या करेंगे, तब 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो तत्कालीन वायसराय थे भारत के, वो एक प्लान तैयार करते हैं जिसे माउंटबेटन प्लान या योजना के नाम से जानते हैं। जो उन्होंने रूपरेखा तैयार की और पेश की वो की 3 जून 1947 को, इसलिए उसको हम 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें होगा क्या दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अब इसमें क्या होगा 20 फरवरी 1947 को, कब 20 फरवरी 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं अपने क्लीमेंट एटली। कौन है? क्लीमेंट एटली घोषणा करेंगे कि हम 30 जून 1947 तक भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे, भारतीयों के हाथों में उसको सत्ता सौंप देंगे। लेकिन इसमें दोस्तों होगा क्या, जो मुस्लिम लीग है, कौन है, मुस्लिम लीग अस्वीकार करेगी। भारतीयों की जो मांग थी इतने दिनों से कि हमको क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेट दे दो, क्या दे दो, डोमिनियन स्टेट दे दो। इस मांग को जैसे ही क्लीमेंट एटली जी स्वीकार करेंगे और घोषणा करेंगे कि हम 30 जून 1947 को भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, भारतीयों के हाथों में वो सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग स्वीकार करेगी तो तत्काल प्रभाव से एक योजना आएगी जिसके आधार पर आप पढ़ते हो भारत और पाकिस्तान, 2 नए राज्यों का जो विघटन होता है, भारत का विघटन होकर नए राज्य बनते हैं 2, वो कौन कौन से हैं, नए राष्ट्र, तो नए राष्ट्र बनेंगे, वो बनेंगे 3 जून प्लान 1947 के द्वारा। अब ये जो माउंटबेटन है ये तत्कालीन भारत के, कहां के, भारत के तत्कालीन वायसराय हैं माउंटबेटन। ये जो योजना पेश की उन्होंने ये की 3 जून 1947 को, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं हम दोस्तों, 3 जून प्लान। क्लियर है? तो 3 जून प्लान जो है ये 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने की जो योजना थी ये तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पेश की गई, इसलिए इस योजना को किस नाम से जानते हैं हम, माउंटबेटन योजना और 3 जून प्लान। क्लियर है? अब इसके द्वारा देखो होगा क्या, सबसे पहले आपको पता होगा इसके द्वारा 2 नए राष्ट्र बनेंगे, एक बनेगा भारत और एक बनेगा पाकिस्तान। क्लियर है? अब इस योजना में अगर हम तत्कालीन भारत की बात करें तो देखो एक तो थे ब्रिटिश प्रांत जिन पर प्रत्यक्ष रूप से किसका नियंत्रण था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और देसी रियासतें।
क्या थी दोस्तों? देसी रियासतें। क्लियर है? अब देखो ब्रिटिश प्रांत की अगर हम बात करें तो ये सीधे ब्रिटिश सत्ता पर कैसा था? इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। कैसा था? प्रत्यक्ष नियंत्रण था। देसी रियासतों की बात करें तो इन पर था अप्रत्यक्ष नियंत्रण। कैसा था? अप्रत्यक्ष। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश प्रांत का जैसे ही विभाजन होगा 3 जून प्लान के द्वारा, तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएंगे। और आधार जो रखेंगे मित्रों, वो रखेंगे किसके आधार पर? आधार रखा गया था सांप्रदायिक। किस आधार पर? अगर आपसे पूछे भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है वो कैसे हुआ है? सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ है। क्लियर है? अब देखो देसी रियासतों की अगर बात करें तो आपको एक डेटा याद रखना है और वो डेटा है 565। क्या है? 565। अब यहां से देखो एग्जामिनर प्रश्न कैसे करता है। प्रश्न का तरीका मैं आपको बताऊं। प्रश्न करेगा अगर हम बात करें स्वतंत्रता से पूर्व की, इसकी स्वतंत्रता से पूर्व, इसका मतलब बात हो रही है 15 अगस्त 1947 से पहले की। अगर स्वतंत्रता से पूर्व भारत में देसी रियासतों की संख्या पूछे तो आपका आंसर होगा दोस्तों 565। क्लियर है? अब ये जो 565 देसी रियासतें थी, इनको इस माउंटबेटन योजना ने 3 वो दिए विकल्प। कैसा विकल्प? 3 विकल्प दिए। पहला विकल्प था वो भारत में मिले, उनके पास भारत में विलय का विकल्प था कि ये जो 565 देसी रियासत थी, राजा रजवाड़े जिन पर करते थे, ये चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, चाहे तो ये पाकिस्तान में भी इनका विलय कर सकते हैं, या ये स्वतंत्र भी रह सकते हैं। क्या होगा? स्वतंत्र। अब देसी रियासतें थी, उनके पास विकल्प हैं 3। पहला भारत में विलय कर लें, दूसरा पाकिस्तान में विलय कर लें, और तीसरा था वो चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। क्लियर है? अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अगर हम बात करें 565 जो देसी रियासतें थी स्वतंत्रता से पहले, इनमें से यहां पर आंकड़ा आपको याद रखना है। अगर हम भारत की बात करें तो देखो भारत और पाकिस्तान, इसमें 13 जो रियासतें हैं वो पाकिस्तान में विलय हो जाती हैं, और 565 में से अगर हम बात करें 549 जो देसी रियासतें हैं ये हो जाती हैं विलय किसमें? भारत में। लेकिन 3 देसी रियासतें हैं जिनके विलय में थोड़ी परेशानी आती है। तो तत्काल में आपको पता होगा गृह मंत्री थे हमारे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो सरदार पटेल जी हैं, ये अपनी दूरदर्शिता से देसी रियासतों का विलय किसमें करवाते हैं? भारत में करवाते हैं। अगर ये अपनी दूरदर्शिता नहीं दिखाते तो आज जिस भारत के आप टुकड़े देख रहे हो, भारत या पाकिस्तान, जब 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ तो इसके न जाने कितने टुकड़े होते अगर सरदार पटेल जी अपनी दूरदर्शिता देसी रियासतों का विलय नहीं करवाते। और इसीलिए सरदार पटेल जी को हम किसकी संज्ञा देते हैं? लौह पुरुष। क्यों? क्योंकि उन्होंने देसी रियासतों के विलय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब यहां पर बात करते हैं, देखो कुल जो देसी रियासतें हैं वो तो थी 565। इनमें से 13 देसी रियासतों का विलय हो जाएगा। कहां पर? 13 देसी रियासतों का विलय पाकिस्तान, और 549 का विलय हो जाएगा भारत में। अब 3 देसी रियासतें हैं, कितनी रह गई? 3 जो देसी रियासतें थी उनमें एक तो है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। दूसरी जो देसी रियासत थी वो थी जूनागढ़ गुजरात में, और तीसरी देसी रियासत थी दोस्तों वो थी हैदराबाद। क्लियर है? 3 देसी रियासतों को विलय में सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ा था वो ये 3 देसी रियासतें थी। 549 देसी रियासतों का विलय इजी वे में भारत में हो गया था। अब थोड़ा सा ये जो डेटा है ना, अभी मैंने आपको बताया था 565। देखो ये जो एग्जामिनर कभी कभी यहां क्या करता है, देखो अगर आप एनसीईआरटी देखोगे ना, एनसीईआरटी आप देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको ये जो डेटा मिलता है ये मिलता है 565। कितना मिलता है? 565। लेकिन कभी कभी
एग्जामिनर 562 ऑप्शन में दे देता है। अब यहां से कंफ्यूजन बता देता हूं आपको, क्लियर करना। अगर आपको क्वेश्चन पूछे स्वतंत्रता से पूर्व, कब की बातें हो रही हैं, स्वतंत्रता से पूर्व देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, आपको याद रखना है 565। अगर ऑप्शन में 565 नहीं मिले, 62 हो, तो आप सही आंसर क्या करके आओगे, 562, क्योंकि कुछ बुक्स में डाटा ये भी मिलता है 562 का। अब सपोज करो 565 और 562 दोनों हो, तो आपको आंसर करके आना है 565। क्लियर है। अब 3 देसी रियासतें जिनके विलय में थोड़ी परेशानी आई, वो थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर में कौन है, राजा थे हरि सिंह। कौन थे, हरि सिंह। जम्मू कश्मीर का जो भारत में विलय होगा वो होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन, विलय पत्र के आधार पर। और यहीं से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किस आधार पर किया गया, आपको याद रखना है विलय पत्र के आधार पर। अगर हम बात करें जूनागढ़, तो जूनागढ़ में कराया जाएगा जनमत संग्रह। जनमत संग्रह करवाया गया सरदार पटेल जी के द्वारा, और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का विलय कर दिया जाता है भारत में 1948 में। इसके बाद एक रियासत थी, यहां पर जो निजाम थे ये पाकिस्तान चले गए, और यहां पर क्या हुआ, ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्रवाई के द्वारा। किसके द्वारा, ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्रवाई के द्वारा जूनागढ़ का विलय भी किसमें हो गया, भारत में हो गया। इस प्रकार स्वतंत्रता से पहले जो देसी रियासतों की संख्या 565 हुआ करती थी, उसका क्या हो गया, भारत में विलय हो गया। इस 565 में से 52 देसी रियासतें मिल जाती हैं भारत में, और 13 देसी रियासतों का विलय हो जाता है पाकिस्तान में। और इस प्रकार माउंटबेटन योजना के आधार पर 2 राष्ट्र बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। क्लियर है। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि जब भारत आजाद हो गया, तो तत्कालीन परिस्थिति अगर आप देखोगे तो उस समय राज्यों का पुनर्गठन करना एक समस्या थी। क्यों, क्योंकि देखो आयोग जो थे उनकी जब सिफारिशें आप पढ़ोगे तो उनका मानना था कि हम प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर क्या करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। अब जब आप देखोगे 1950, 26 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें, तो 26 जनवरी 1950 को जब तक ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तब तक 26 जनवरी 1950 तक राज्यों की 4 कैटेगरी बनाई गई। क्या बनाई गई, राज्यों की 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी की हम बात करें, ए, बी, सी और डी। 4 कैटेगरियों में भारत का विभाजन किया गया था। अगर हम ए की बात करें तो ए कैटेगरी में वो प्रांत थे जिन पर सीधा ब्रिटिश प्रांत कहें या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जिन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था, उनको रखा गया। अगर हम बी कैटेगरी की बात करें तो बी कैटेगरी में रखा गया देसी रियासतों को। किनको, देसी रियासतों को। तो अगर आपकी बात करें कि राजस्थान कहां था, तो बी श्रेणी का राज्य हुआ करता था 1956 से पहले। अब अगर सी कैटेगरी की बात करें तो उस समय हुआ करते थे चीफ कमिश्नर प्रांत। कौन थे, चीफ कमिश्नर प्रांत। क्लियर है। चीफ कमिश्नर प्रांतों को सी कैटेगरी में, और एक था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को अलग से डी कैटेगरी में रखा। और ये जो 4 श्रेणियां हैं दोस्तों, ये चलेंगी 1956 तक। जब आप राज्य पुनर्गठन अधिनियम पढ़ोगे और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होगा, उसमें ये राज्यों की 4 श्रेणियां समाप्त होंगी। लेकिन 1956 तक स्वतंत्रता के बाद भारत में 4 प्रकार की श्रेणियों में डिवाइडेशन किया गया है। क्लियर है। अब तक हमने पढ़ा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें आपने देखा क्लीमेंट एटली जी ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को हम क्या कर देंगे, सत्ता सौंप देंगे भारतीय लोगों को। लेकिन मुस्लिम लीग बौखला जाएगी, और मुस्लिम लीग अपनी पर पहले से जो मांग थी उस पर अडिग रहती है कि हमको तो क्या चाहिए, सांप्रदायिक आधार पर जो उनकी अलग राष्ट्र की मांग थी, उसके आधार पर माउंटबेटन योजना के द्वारा
जो भारत है उसके दो भाग हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। फिर हमने पढ़ा देसी रियासतों का विलय, जिसमें कुल देसी रियासतों की अगर हम बात करें स्वतंत्रता से पहले तो वो जो संख्या है वो है 565। अगर ऑप्शन में 565 नहीं आए तो आपका आंसर होगा 562। इनमें से 13 देसी रियासतों का विलय हो जाता है पाकिस्तान में, शेष बचती है 552, जिनमें से 549 देसी रियासतों का विलय भारत में आसानी से हो जाता है। 3 देसी रियासतें हैं, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इनमें सरदार पटेल जी की दूरदर्शिता के द्वारा इनका विलय भी आगे चल के भारत में कर लिया जाता है और भारत में राज्यों की 4 श्रेणियां बन जाती हैं, ABCD। ए में आप रखोगे ब्रिटिश प्रांत, जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण था। देसी रियासतों को B कैटेगरी में रखा गया। C कैटेगरी में चीफ कमिश्नर प्रांत हुआ करते थे, उनको रखा गया। और अंडमान निकोबार को किस में रखा? D कैटेगरी में। क्लियर है? अब देखो होगा क्या। अब धीरे धीरे लोगों की भाषा के आधार पर क्या हो रही थी? अलग राज्य की मांग बढ़ने लगी। इसलिए आप देखोगे सबसे पहले राज्यों का जब आप पुनर्गठन पढ़ोगे तो इसमें एक सबसे पहले जिस आयोग का नाम आता है वो है धर आयोग। कौन सा है? धर आयोग 1948। अब इसमें से आपको 2 बातें याद रखनी है। कितनी बातें? 2 बातें आपको याद रखनी है, जिनमें से देखो एक तो क्या है, सबसे पहले तो ये जो आयोग है इसका नाम है धर आयोग। तो क्यों है? क्योंकि एस के जो धर है ना वो इसके क्या हैं? अध्यक्ष थे। और मैंने आपको पहले भी बताया था ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे, एस के धर। अब एस के धर के नाम पर इस आयोग का नाम एस धर आयोग बन गया। इसने अपनी जो सिफारिशें दी, इसने यहां से पूछता है कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को क्या किया इसने? बताओ, स्वीकार किया या अस्वीकार किया? तो राज्य की जो मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया। क्लियर है? धर आयोग ने भाषा के आधार पर जो लोग डिमांड कर रहे थे नए राज्यों की भारत में, उसको अस्वीकार कर दिया। और इसने जो आधार बताया वो बताया प्रशासनिक और भौगोलिक। क्या बताया? प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर ही राज्यों का क्या होना चाहिए? पुनर्गठन होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर जो लोग डिमांड कर रहे थे उनकी मांग अस्वीकार हो जाएगी। अब धर आयोग अपनी सिफारिश देगा तो इस सिफारिश पर जांच के लिए एक समिति बनेगी, JBP। कौन सी? ये भी 1948 में है। इस समिति ने जो धरा, इसका प्रमुख जो कार्य था ये पूछा जाता है। देखो एक तो इसका कार्य, और इसका नाम जो JBP था ना, जे से बनता है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। बी की अगर हम बात करें तो वल्लभ भाई पटेल, और पी की हम बात करें तो वो है पट्टाभी सीतारमैया। कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोगों की सदस्यता में एक समिति बनी और इसका प्रमुख काम था धर आयोग की सिफारिशों की। धर, एक मिनट, इसका जो प्रमुख काम था वो था धर आयोग, जिसने अपनी क्या रिपोर्ट दी कि प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होगा। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को इसने अस्वीकार कर दिया। धर आयोग की अनुशंसाओं की जांच करना, समीक्षा करना। ठीक है? तो इस धर आयोग की जो अनुशंसा थी, सिफारिशें थी, इनकी समीक्षा करेगी ये समिति, JBP समिति, जिसके 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। और इन तीनों के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा? JBP समिति। क्लियर है? धर आयोग 1948 में एस के धर अध्यक्ष हैं। काम था भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग थी उसका एक तरह से समीक्षा करनी थी, लेकिन इसने अस्वीकार कर दिया। इसने आधार बताया कि प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। क्लियर है? अब आप देखोगे कि जैसे इसने अपनी सिफारिशें दी, उन सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए फिर एक समिति बनेगी। और इसने भी क्या कहा कि भाई धर आयोग की जो सिफारिशें ना वो सही हैं,
इसी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। अर्थात क्या किया उन्होंने, भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग थी उससे मना कर दिया, और जैसे ही पता लगा कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है तो अलग अलग स्टेट में आंदोलन होने लगे, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे आंध्र प्रदेश का गठन। आंध्र प्रदेश का गठन जब आप एक नाम देखोगे, पोट्टी श्री रामल्लू, 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब उनकी मृत्यु होगी तो आंध्र प्रदेश में आंदोलन उग्र होगा तेलुगु भाषी लोगों का, और तत्काल प्रभाव से जो केंद्र सरकार है वो आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करेगी, और इस प्रकार भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा आंध्र प्रदेश। पढ़ते हैं डिटेल में। आंध्र प्रदेश का गठन है। गठन, आशा करता हूं यहां तक जो बातें हमने बताई हैं वो सारी आपको क्लियर हो रही होंगी। आंध्र प्रदेश के गठन को पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन होगा 1953 में, घोषणा हो जाएगी 52 में। पोट्टी श्री रामल्लू जो हैं 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु होगी आंदोलन उग्र होगा, और आनन फानन में केंद्र सरकार को घोषणा करनी पड़ेगी आंध्र प्रदेश नए राज्य की 19 दिसंबर 1952, और पहले मुख्यमंत्री बनेंगे यहां पर टी प्रकाशम। क्लियर है? आंध्र प्रदेश, और इसीलिए भाषा के आधार पर पहला राज्य बनेगा आंध्र प्रदेश। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। क्लियर है? अब होगा क्या, जैसे ही पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हुई आंदोलन उग्र हुआ, केंद्र सरकार ने तुरंत क्या कर दिया, नया राज्य के गठन की घोषणा कर दी। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बनेगा तो अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर जो अलग राज्य की मांग है वो उग्र होगी, और फिर तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन होगा जिसको हम बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग? राज्य पुनर्गठन आयोग। अब इसके अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? डॉक्टर फजल अली। इसलिए इस आयोग का जो नाम आता है दोस्तों वो आता है फजल अली आयोग। इसमें जो सदस्य थे वो 3 थे, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर फजल अली। 3 सदस्यीय एक आयोग था, और इसका भी काम था कि भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग चल रही है उसकी समीक्षा कीजिए, और यह आयोग भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार कर देगा। तो देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। भाषा के आधार पर पहला आयोग जो है जिसने मांग को अस्वीकार किया वो धर आयोग है। जेबीपी समिति है, उसने भी धर आयोग की सिफारिशों को ज्यों का त्यों रखा। मतलब समीक्षा जो थी उसमें यह कहा कि धर आयोग ने जो भी सिफारिशें दी हैं वो सही हैं, भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन होना नहीं है। जब आप देखते हो ना, यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में देखो भाषा के आधार पर जैसे फ्रेंच बोलने वालों ने फ्रांस बना लिया, पुर्तगाली बोलने वाले जो लोग थे उनका पुर्तगाल हो गया। तो ऐसे जो उस समय के जो नेता थे ना, उन्होंने यूरोप का विघटन देखा था कि अगर हम भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाएंगे ना तो भारत जो हम विविधता में एकता की बात करते हैं वो शायद हमारा जो सपना है वो साकार नहीं होगा। इसलिए ये जो 2 आयोग आप देखोगे, धर आयोग और जेबीपी समिति वाला, इन्होंने मांग को अस्वीकार किया, और राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा 1953 में, अपनी रिपोर्ट सौंपेगा 1955 में, और ये क्या कहेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार किया जाता है, लेकिन प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर किसी प्रकार की कोई अड़चन होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? अब इसी आधार पर आप देखोगे भारतीय संविधान में एक संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956, और भारत में राज्यों की संख्या हो जाएगी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और जो 1950 को भारत के 4 कैटेगरी बनाई गई थी उनको यहां पर समाप्त किया जाएगा, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित 1 नवंबर 1956 को भारत में बन जाएंगे। और वर्तमान में राज्यों की संख्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। थोड़ा डिटेल में मैंने अभी बता दिया था, शॉर्ट। अब डिटेल में पढ़ते हैं।
देखो होगा क्या, 29 दिसंबर 1953, अभी मैंने बताया था जैसे 1952 में पोटी श्रीरामल्लू की मृत्यु होगी और आंध्र प्रदेश नए राज्य का गठन हो जाएगा, तो अन्य जगह पर भी भाषा के आधार पर लोगों की मांगे उठने लग जाएंगी अलग राज्य की। तो तत्कालीन केंद्र सरकार जो है उन्होंने एक आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, जो कब बना, 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन होगा। और इन सदस्यों को खूब पूछा जाता है, एग्जामिनर यहां से प्रश्न कैसे करेगा, निम्न में से राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में कौन सदस्य नहीं था। अब कौन सदस्य नहीं था, तो नहीं वाले प्रश्न को सही करने के लिए आपको तीनों सदस्यों का नाम याद होना चाहिए। तो डॉक्टर फजल अली जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और इसलिए इस आयोग का नाम हो गया फजल अली आयोग। एक थे के.एम. पन्नीकर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। तो तीन जो सदस्य हैं इनका नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर फजल अली की बात करें तो उड़ीसा के राज्यपाल हुआ करते थे। के.एम. पन्नीकर जो दूसरे सदस्य थे ये थे उस समय मिस्र में भारत के राजदूत। और तीसरे सदस्य थे इसमें हृदयनाथ कुंजरू, ये तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य थे। और इन तीनों की सदस्यता में यह आयोग बना। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में। और इसने देखो ये आपको याद रखना है डेटा कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने कितने राज्यों की मांग को स्वीकार किया था। अपनी रिपोर्ट जो सौंपी उसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की। कितनी सिफारिश की? इन्होंने अपनी सिफारिश में दिया कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए भारत में। लेकिन होगा क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब आएगा तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। क्लियर है? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये 1953 में बनेगा। 3 सदस्य हैं, फजल अली, के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू। तीनों सदस्य जो हैं ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे 1955 में। और अपनी रिपोर्ट में इसने सिफारिश दी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होगा और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। तो आपको याद रखना है, अगर ये पूछें कि 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को दोस्तों भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 14 राज्य और कितने थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। क्लियर है? ये है 1 नवंबर 1956 को। और ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था ना, ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 7वें संविधान संशोधन होगा 1956 में। और इसके आधार पर भारत में 1 नवंबर 1956 को राज्यों की संख्या 14 हो जाएगी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 6। क्लियर है? अब देखो ये जो 14 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय, कब की बात हो रही है? 1956 की। तो देखो कौन कौन से थे। एक आंध्र प्रदेश था, आसाम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पेप्सू, पंजाब वाला। और ये था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क्लियर है? पेप्सू पंजाब हुआ करता था, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था, पश्चिमी बंगाल था और जम्मू कश्मीर था। उत्तर प्रदेश का भी नाम बदलेगा, पहले ये संयुक्त प्रांत हुआ करता था, संयुक्त प्रांत का ही नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करेंगे। ये भी हम पढ़ेंगे नाम परिवर्तन वाले में। यहां तक जो मैंने आपको बताया है ना वो सारा आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्या होगा, देखो हमने देख लिया स्लाइड में कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 14 राज्य ये हैं। अगर 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें हम, अंडमान निकोबार था, लक्षद्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे 1956 में। वर्तमान जब आप देखोगे तो वर्तमान में तो ये 3 वर्तमान में भी हैं, लेकिन ये जो 3 नीचे वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं ये वर्तमान में क्या हो गए हैं? राज्य बन गए हैं।
और वर्तमान की अगर हम बात करें तो देखिए 14 राज्यों से हम पहुंच गए 28 राज्यों में, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें 3 ये रह गए हैं और 5 नए जुड़ गए हैं, और वर्तमान में ये जो डेटा है केंद्र शासित प्रदेशों का वो हो गया है 8। क्लियर है। अब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक राज्य कैसे बनेगा भारत में, वो हम पढ़ेंगे अगले पेज पर। क्लियर है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिशें दी अपनी 1955 में, और कितने राज्य, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिशें दी थी, लेकिन भारत में राज्य बने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। चलते हैं 15वां राज्य कैसे बनेगा। ठीक है। अब आप देखोगे दोस्तों 1956 तक हमने पढ़ा, और 1956 में हमने देखा कि 14 तो राज्य हैं। कितने हैं? 14 राज्य हैं और 6 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। ये आपको डेटा याद रखना है, एग्जामिनर खूब पूछता है। 1 नवंबर 1956 को भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। एक एक जो बात है ना उसको अच्छे से मैं क्लियर कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, तो आप भी नोट्स बनाते चलें साथ साथ में, जो भी मैं बोल रहा हूं इसके पेज के अलावा। 1960 की अगर हम बात करें तो 1960 में देखो मैंने 14 राज्य जब बताए थे उसमें एक राज्य हुआ करता था मुंबई। क्या था दोस्तों? मुंबई। मुंबई से पृथक होगा गुजरात। क्या हो गया? और गुजरात को बना दिया गया 15वां राज्य। तो 14 राज्य थे। अगर 15वें राज्य की बात करें हम तो 1960 में मुंबई पहले से जो राज्य था उसको अलग करके उसका विघटन हुआ, और मुंबई जो स्टेट है उससे अलग होकर 2 राज्य बने। एक बन गया मुंबई और दूसरा गुजरात। मुंबई पहले से था तो मुंबई से अलग हुआ गुजरात, 15वां राज्य। अब मुंबई का भी नाम बदलेंगे, और मुंबई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महाराष्ट्र, जो आपको वर्तमान में देखने को मिलता है। तो वर्तमान में इस राज्य का नाम क्या हो गया? 1960 में बना है और क्या हो गया? महाराष्ट्र। 10वें संविधान संशोधन 1961 में होगा, और इसके द्वारा दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसका मतलब यहां 15 राज्य हो जाएंगे और यहां केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? तो वो हो गई कितनी? 7। 6 पहले थे। अब हम बात करें 12वें संविधान संशोधन की। 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव क्या हो गया? गोवा, दमन, दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे 8, और राज्य हैं 1962 तक कितने? 15। अब करते हैं 16वें राज्य की बात। 14वां संविधान संशोधन होगा 1962 में। चंद्रनगर, यनम, माहे, करेकाल और पांडिचेरी को भारत में मिलाया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 14वें के द्वारा। लेकिन इसमें क्या करेंगे? ये जो चंद्रनगर है ना इसको पश्चिमी बंगाल में मिला देंगे, और यनम, माहे, करेकाल और पांडिचेरी चारों को मिलाकर एक केंद्र शासित बनाएंगे पांडिचेरी। इसका नाम आगे चल के बदलेगा पुडुचेरी, वर्तमान में इसका नाम है। क्लियर है। 14वां संविधान संशोधन 1962 में चल रहे हैं। 1963 में नागालैंड, कौन सा? नागालैंड 16वां राज्य बन जाएगा भारत का। तो 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से हम 16वां राज्य बना दिया 1963 में, नागालैंड। क्लियर है। अब देखते हैं 1966। 1966 की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था अभी पेप्सू जो 14 राज्यों में हुआ करता था, पटियाला एंड पंजाब ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन स्टेट्स। ठीक है। इसका क्या करेंगे? 1966 में एक राज्य बनाएंगे पंजाबी भाषी लोगों के लिए, पंजाब बना देंगे, और हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हरियाणा बन जाएगा, और भारत का 17वां राज्य बन जाएगा हरियाणा, और चंडीगढ़ इससे अलग करके क्या बन जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, अर्थात पेप्सू के टुकड़े हो गए 3। जो पेप्सू था वो एक तरह से पंजाब हो गया, 17वां राज्य बन गया हरियाणा, और इससे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया जाएगा। वो कौन सा है दोस्तों? चंडीगढ़। क्लियर है। 1971 में हिमाचल प्रदेश, याद रखना है ये जो हिमाचल प्रदेश है मैंने आपको बताया था, ये हिमाचल प्रदेश क्या था? यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश।
लेकिन जैसे ही 1971 आएगा इसको हम यूटी से क्या बना देंगे, राज्य बना देंगे। और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बन जाएगा। कब बनेगा दोस्तों, 1971 में। 1972 की अगर हम बात करें, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 3 नए राज्य बनेंगे और राज्यों की संख्या हो जाएगी 21। लेकिन यहां पर केंद्र शासित प्रदेश घट जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछली जो स्लाइड थी उसमें कि मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, ये नीचे जो 3 यूटी थे, ये वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लेकिन पहले क्या हुआ करते थे, ये केंद्र शासित प्रदेश थे। क्लियर है। मणिपुर और त्रिपुरा पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। इसका मतलब यहां पर 2 जो यूटी हैं उनकी संख्या घट जाएगी और राज्यों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 3 नए राज्यों का उदय होगा, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, और राज्यों की संख्या हो जाएगी 1972 आते आते भारत में 21। क्लियर है। तो 1972 आते आते भारत में राज्यों की संख्या हो जाएगी कितनी, 18 और 3 21। अब 22वां राज्य बनेगा कौन सा, सिक्किम। कैसे बनेगा, देखो 2 संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं। एक तो है 35वां, कौन सा है, 35वां संविधान संशोधन होगा 1974 में, और सिक्किम को पहले पूर्ण राज्य नहीं अपितु कैसा राज्य, सहायक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। पहले जो सिक्किम है, मैंने आपको बताया था संविधान संशोधन होगा, और क्यों होगा, क्योंकि ये भारत का पार्ट था ही नहीं, है ना। तो भारत का जब पार्ट नहीं था तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अगर भारत में पहले से कोई विद्यमान है, उसमें कोई आप करेक्शन कर रहे हो, संशोधन कर रहे हो राज्य की सीमा में, नाम में, क्षेत्र में, तो कोई संविधान संशोधन नहीं करना है। लेकिन ये जो सिक्किम है हमारा पार्ट था ही नहीं, तो इसको जब भारत में जोड़ा तो पहले जोड़ा 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, इसको राज्य का दर्जा दिया सहायक का, और इसके बाद में 36वां संविधान संशोधन होगा दोस्तों 1 साल बाद 1975 में, और जनमत संग्रह कराया जाएगा और इसको हम कैसे राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य बना देंगे, और यहां पर राज्यों की संख्या हो जाएगी 1975 में 22। क्लियर है। ठीक है। देखो 1956 में अगर हम बात करें तो 1956 में राज्य होते हैं 14। कितने राज्य होते हैं, 14 राज्यों में सबसे पहले जो राज्य बना वो बना दोस्तों 1960 में, और 1960 में मुंबई से पृथक होकर 15वां राज्य बनेगा गुजरात। मुंबई का नाम बदला जाएगा 60 में, और मुंबई का नाम हो जाएगा महाराष्ट्र, जो आपको वर्तमान में भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 10वें संविधान संशोधन की, तो इसके द्वारा दादरा नागर और हवेली को यूटी बना देंगे। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव को यूटी बना दिया जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे 14वें संविधान संशोधन के द्वारा चंद्रनगर, यनम, माहे, कारेकल और पांडिचेरी का विलय होगा। चंद्रनगर को पश्चिमी बंगाल में विलय करेंगे, और यनम, माहे, कारेकल और पांडिचेरी को मिलाकर एक नया यूटी बना दिया जाएगा पांडिचेरी के नाम से, जिसका वर्तमान में नाम परिवर्तन हो गया है पुडुचेरी। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब इसमें होगा क्या, इसके बाद हमने पढ़ा 1963 में नागालैंड बनेगा। 1966 में पेपसू से अलग करेंगे हम पंजाब, हरियाणा, और चंडीगढ़ को यूटी बना देंगे। 1971 में जो हिमाचल प्रदेश यूटी हुआ करता था, 1971 आते आते उसको राज्य बना देंगे। 1900 अगर हम बात करें 72 की, तो पहले मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इनको राज्य बनाएंगे। लेकिन ये जो मणिपुर और त्रिपुरा है दोस्तों, ये पहले यूटी हुआ करते थे, और राज्यों की संख्या हो जाएगी 21। और 22वां जो राज्य है वो बनेगा 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। पहले इसको सहायक राज्य का दर्जा दिया जाएगा सिक्किम को, और फिर करेंगे 36वां संविधान संशोधन 1975 में, और 1975 आते आते भारत में राज्यों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 22, और फिर बनेंगे 3 नए स्टेट 1987 में। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। आपको याद होगा गोवा और दमन दीव ये पहले क्या थे, यूटी, लेकिन दमन और दीव को अलग कर दिया जाएगा और गोवा को राज्य का दर्जा देंगे, और 23वां, 24वां और 25वां राज्य बन जाएगा। और 1987 आते आते दोस्तों भारत में राज्यों की संख्या हो जाएगी 25। क्लियर है। 1987 में भारत में राज्य हो गए हैं 25। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 2000 का आपको पता है, सन 2000 में मध्य प्रदेश से एक अलग होकर राज्य बनेगा छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बनेगा उत्तराखंड। क्या बनेगा, उत्तराखंड। और बिहार से अलग होकर राज्य बनेगा। और इस प्रकार यहां पर आते आते
दोस्तों राज्य हो जाएंगे 28। कितने हो जाएंगे? 28। अब देखिए 28 राज्य बन चुके हैं 2000 में। यहां से एग्जामिनर देखो छत्तीसगढ़ को पूछ लेता है। छत्तीसगढ़ कहां से अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड, इसको पहले उत्तरांचल बोलते थे, इसका नाम भी बदलेगा, उत्तराखंड होगा। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड कहां से? बिहार से। ये 3 नए स्टेट बनेंगे 2000 में और राज्यों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 28। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड हुआ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ। जैसे ही आएगा 2014, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राष्ट्र राज्य बन जाएगा और वो है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। तो तेलंगाना 29वां राज्य बन गया भारत का। ये बना दोस्तों 2 जून 2014 को। जैसे ही हम बात करेंगे 31 अक्टूबर 2019 की, 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य है वो क्या बन जाएगा? उसके 2 पार्ट करेंगे और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएंगे, एक जम्मू कश्मीर के नाम से और दूसरा लद्दाख के नाम से। क्लियर है? लद्दाख के नाम से, है ना। अब यहां पर 29 राज्य थे, अब वर्तमान में राज्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 28। कितनी हो जाएगी? 28 राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो दोस्तों गोवा, दमन दीव, गोवा को तो हम पहले ही अलग कर चुके हैं, दमन दीव था। दमन दीव, दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक ही यूटी बना दिया गया है, जो बना है 26 जनवरी 2020 को। कब बना है? 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादरा नागर हवेली को मिलाकर एक ही यूटी बना दिया गया है। और भारत में वर्तमान की अगर हम बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तक का सफर हमने इस क्लास में तय किया। पढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखो, जब हमने पहले पढ़ा था कि 1956 में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है दोस्तों 8। 6 पहले कौन कौन से थे ये हमने पढ़ा था, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये जो मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश हैं, इनको हमने क्या बना दिया? वर्तमान में ये राज्य हैं। लेकिन इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से नए 5 यूटी जुड़े हैं वो देखेंगे आप। दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप पहले से थे। चंडीगढ़ हमने बताया था, चंडीगढ़ 1966 में बनेगा नया यूटी पेप्सू से। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मिलाकर एक ही यूटी बना दिया है 26 जनवरी 2020 को। अगर हम बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख ये आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया और पांडिचेरी जो हुआ करता था, चंद्रनगर को पश्चिमी बंगाल में मिलाया था हमने 14वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यनम, महाय, कारेकल और पांडिचेरी को मिलाकर एक यूटी हमने बनाया था जो है पांडिचेरी, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? पुडुचेरी। क्लियर है? ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें से 3 पहले वाले वर्तमान में हैं। 3 जो थे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इनको राज्य बना दिया है। और जो 5 नए जोड़े गए हैं, ये 5 नए आपको पता है, इनके नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे नाम परिवर्तन। जैसे हम पढ़ेंगे संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उसका नाम बदलकर वर्तमान आप यूपी देखते हो, उत्तर प्रदेश होगा। हम देखते हैं मद्रास का नाम बदलेगा, तमिलनाडु होगा। मैसूर का नाम कर्नाटक होगा। 1973 में आप बात करोगे लाक्षाद्वीप, मिनिक और अमीन दीवी की, इसका नाम लक्षद्वीप होगा। तो ऐसे पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले बात करें हम दोस्तों 24 जनवरी 1950 को पहले संयुक्त प्रांत होता था और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश। और इसी उत्तर प्रदेश से आपको पता होगा 2000 में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना उत्तराखंड। ये जो उत्तराखंड है इसका नाम पहले उत्तरांचल हुआ करता था। 1968 की अगर हम बात करें तो मद्रास का नाम बदलेगा और क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु हो जाएगा। 1973 में अगर हम बात करें मैसूर हुआ करता था, इसका नाम जो वर्तमान राज्य है कर्नाटक।
1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एक है अमीन दीवी, इन तीनों का नाम बदलकर संयुक्त रूप से क्या कर दिया जाएगा, लक्षद्वीप, जो आप वर्तमान में यूटी देखते हो, है ना। इसके बाद आप देखोगे 1992 में केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली था उसका नाम बदलकर हमने कर दिया एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये हुआ है 1992 में। अगर हम 2006 की बात करें तो उत्तरांचल, मैंने आपको बताया था ना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना उत्तराखंड, तो आप उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया। 2006 में हमने बात की पांडिचेरी, और पांडिचेरी का नाम बदला जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, जो वर्तमान में यूटी है। और बात करें 2011 की, तो 2011 में दोस्तों उसका नाम बदलकर हमने क्या कर दिया है, ओडिशा। क्या कर दिया है, ओडिशा। आशा करता हूं दोस्तों आज की जो क्लास हुई है हमारी, जिसमें हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तक का सफर तय किया था, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है। आप लोग मेरे लिए और मेरी टीम के लिए जो प्यार और स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप इसी तरह मुझ पर और मेरी पूरी टीम पर प्यार करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो हैं उनको लोगों के पास शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।